हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार, और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के हम बीच बीच में आते रहेंगे, तो उसी प्रॉमिस के बिहाफ पे मैं टेस्ट लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। और टेस्ट का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो छात्र हैं वो अपना आकलन करते रहें कि हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है, कितनी अच्छी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परीक्षा का डेट अगर कहीं क्लियर नहीं हो रही है तो उसकी वजह से हमारी पढ़ाई थोड़ी ढीली हो गई है और जिसकी वजह से हम बैक आ रहे हैं, या फिर अगर परीक्षा हमारी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है, तो हमारी तैयारी जो चल रही है वो कितनी अच्छी चल रही है, हमें और कितना ज़्यादा एफर्ट के साथ उसकी तैयारी करनी है। तो मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। 1 मिनट का समय आपको दूंगा। 1 मिनट में आप कमेंट के माध्यम से अपने सारे के सारे जवाब दे देंगे और उसके बाद जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग मिला लीजिएगा कि नहीं हमारा जवाब सही है या गलत है। जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप कमेंट के माध्यम से अपने जवाब देते रहें। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपना पहला सवाल आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हुए हैं। हमारा पहला सवाल है कि किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? किस विद्वान ने 22 श्रुतियों को एक समान माना है? आपके पास ऑप्शन है वेंकटमुखी, सारंगदेव, आचार्य बृहस्पति या फिर भारतखंडे। आपका समय चल रहा है और आप कमेंट के माध्यम से अपना जवाब देते रहें कि 22 श्रुतियों को एक समान मानने की धारणा किस विद्वान की रही? वेंकटमुखी की रही, सारंगदेव की रही, आचार्य बृहस्पति की रही या फिर आपके भारतखंडे जी की रही? फटाफट आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर देते रहिए। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, क्योंकि अगर देखिए MCQs टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो जवाब पूरी तरह से आ रहा होता है या फिर नहीं आ रहा होता, तब तुक्का लगाते हैं। तो जिनकी तैयारी होगी उन्होंने अपना जवाब दे दिया होगा, और जिनका जवाब इसमें से ऑप्शन सी है आचार्य बृहस्पति, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, आचार्य बृहस्पति ने 22 श्रुतियों को एक समान माना था और श्रुतियों के लिए उनकी व्यवस्था भी अलग अलग थी। उन्होंने लघु आदि कुछ नामों से उनको संबोधित भी किया हुआ था और उस धारणा के आगे वह आगे बढ़े हुए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है कि लगभग सभी लोग बता देंगे कि 13वीं श्रुति पर भरत ने किस स्वर की स्थापना की? 13वीं श्रुति पर भरत ने किस स्वर की स्थापना की थी? गांधार की, मध्यम की, पंचम की या धैवत की? आप लोग अपने जवाब कमेंट के माध्यम से देते रहें। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि सीपी स्मार्ट क्लास ऑनलाइन एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग विषयों की तैयारी बहुत ही अनुभवी टीचरों के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें मैथ की फैकल्टी, कंप्यूटर की फैकल्टी, बायो की फैकल्टी, इंग्लिश की फैकल्टी, हिंदी की फैकल्टी, सारी फैकल्टीज चलती हैं, गृह विज्ञान की फैकल्टी। और आप में से जो भी व्यूवर्स देख रहे हो, अगर वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा जो इंक्वायरी नंबर है, नीचे जो आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, अभी मैं नंबर शो कर दे रहा हूँ इसका। ठीक है, नंबर आपका है 6392030782। ये आपका नंबर है। आप इस नंबर पे, ऑफिस का नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, आप में से जिसने जवाब दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिए कि आपका जवाब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसमें भैया 13वीं श्रुति में भरत ने किसको माना था? मध्यम स्वर को माना हुआ था। तो जिसका जवाब मध्यम मतलब म स्वर जिसका जवाब है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक भैया, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 82992269606392030782। नंबर हमारे यूट्यूब के पेज पे भी आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से भी नंबर नोट कर सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए जो आया हुआ है, उस सवाल पे आइए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है भैया, हमारा सवाल है कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बात ये होती है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो उस समय हम थोड़ा सा बड़ा पैनिक होते हैं। ठीक है, तो हम जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो जल्दबाजी में बिल्कुल गलती नहीं करना है। आप बिल्कुल इत्मीनान से, आपके पास 1 मिनट का समय है, आप अपना समय लीजिए और जवाब दीजिए कि 7 स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तक कहा जाता है, मूर्छना कहा जाता है, अष्टक कहा जाता है या फिर जाति कहा जाता है? क्या कहा जाता है 7 स्वरों के समूह को?
जवाब दें आप लोग जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसा नहीं कि आपको जिसको आ रहा होगा वो ये ना सोच के यार बड़ा इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना अपना जवाब दे दिया होगा। आप में से जिसका जिसका जवाब है ए सप्तक, उनका जवाब बिल्कुल सही है। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। ठीक मेरे भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अनुदात उदात स्वरित किसके प्रकार है? उदात, अनुदात और स्वरित ये किसके प्रकार है? ठीक है, और आप लोग जब एक ऑप्शन हल्का सा दे रहा हूँ कि जब वैदिक संगीत को आपने पढ़ा होगा तो वैदिक संगीत में आपको ये तीनों नाम सुनने को मिले होंगे, उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों नाम आपको सुनने को मिले होंगे। तो अपना दिमाग वहाँ पे लेकर के जाइए और फिर आकलन लगाइए कि ये क्या है, क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी मूर्छना, ऑप्शन सी आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी स्वर। जाति, मूर्छना, आंदोलन और स्वर। उदात, अनुदात और स्वरित का संबंध किससे है, उनका तात्पर्य क्या है, किसके प्रकार है, किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा, और आगे बढ़ते हैं। अनुदात, उदात और स्वरित किसके प्रकार हैं? जिसने जिसने ऑप्शन डी चूज किया हुआ है स्वर, उनके जवाब बिल्कुल सही हैं। क्योंकि पहले 3 स्वरों के साथ जो है वो साम गायन की क्रिया की जाती थी, और वो जो 3 स्वर थे वो 3 स्वर कौन से थे? अनुदात, उदात और स्वरित के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, चतुश्रुतिक, त्रिश्रुतिक, द्विश्रुतिक स्वरों की इनकी क्षमता होती थी। ठीक है, कितनी श्रुतियों के स्वर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर उसी से रिलेटेड बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आपके सामने है कि उदात, अनुदात तथा स्वरित में क्रमशः कितनी श्रुतियां हैं? बहुत अच्छा, उदात, अनुदात और स्वरित में क्रमशः कितनी श्रुतियां हैं? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। अगर आ रहा होगा तो बेटर देन, अगर आपने पहले कभी क्वेश्चन को देखा होगा या फिर सुना होगा या फिर कभी सोचा होगा इस विषय में, तो फिर आप इस चीज़ को बड़ा ही इजीली कर लेंगे। चलिए आप लोगों ने अपना जवाब दे लिया होगा नियर अबाउट। अब प्रयास करते हैं। उदात, अनुदात तथा स्वरित में क्रमशः कितनी श्रुतियां हैं? ठीक है, चलिए ठीक है। आइए इस चीज को पहले समझते हैं, उसके बाद इसका उत्तर निकालते हैं। ठीक है, उदात, अनुदात और इन दोनों के बीच का जो स्वर था उस स्वर को स्वरित कहा गया। उदात, अनुदात के जो बीच का स्वर था उसको क्या कहा गया? स्वरित कहा गया। इन तीनों स्वरों का संबंध किससे जोड़ा गया? इन स्वरों का संबंध जोड़ा गया सा, रे, ग। ठीक है, उदात सा हो गया, अनुदात ग हो गया, तो स्वरित जो बीच का स्वर था वह रे हो गया। अब आते हैं, सा की कितनी श्रुतियां हैं? 4 श्रुतियां हैं। रे की कितनी श्रुतियां हैं? त्रिस्ति, ऋषभ, धैवतः 3 श्रुतियां हैं। और ग की कितनी श्रुतियां हैं? द्वैद्वय, निषाद, गंधारो। ठीक है, निषाद और गंधार की 2-2 श्रुतियां हैं। कहने का मतलब रेशियो हमारा क्या बना? 4, 3, 2। ठीक है, अब इसमें से देखिए कोई ऑप्शन 4, 3, 2 का दिख रहा है? 4, 3, 2 ये ऑप्शन 4, 3, 2 का जो ऑप्शन है वो सही है। आप में से जिसने जिसने भी 4, 3, 2 का ऑप्शन लगाया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्योंकि स्वरों की वर्तमान स्थिति में जब विद्वानों ने उन स्वरों को एक्सप्लेन किया या फिर बताया तो उनका संबंध ऐसे ही बताया। ठीक है, कि उदात जो है वो प्रथम स्वर हो जाएगा, अनुदात आखिरी स्वर होगा जो कि और ऊपर चढ़ा होगा, उससे तीक्ष्ण होगा। स्वरित जो है वह तीव्र और मंद के मध्य का है। तो सा, इन तीनों में सा सबसे मंद है,
ग सबसे तीव्र है और बीच में क्या है, रे पड़ रहा है। तो रे की 3 श्रुति है, क्योंकि आपने भरत की उस स्टेटमेंट को पढ़ा ही होगा कि चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा, षड्ज की 4 श्रुतियाँ, ठीक है। द्वैद्वय निषाद गंधारो, नी और ग की 2-2 श्रुतियाँ, त्रिस्ति ऋषभ दैवत, 3 श्रुति ऋषभ और दैवत की, तो रे की 3 श्रुति, ये इसका सही ऑप्शन आएगा। ठीक भैया, चलिए बहुत अच्छा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा एक बार पढ़ा जाए। स्वरित को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? चलिए क्वेश्चन जब आ गया सामने तो उसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, देखेंगे क्या है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्वरित ऑलरेडी वैदिक काल है, वैदिक काल से प्राचीन क्या होगा। ठीक है, तो वैदिक काल से प्राचीन कोई मतलब नहीं है। उस टाइम में और भी स्वरों को कई नामों से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? स्वरित को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब जवाब देने का पूरा प्रयास करिए इसका, ठीक है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि म्यूजिक की बहुत सारे बुक्स हैं जिनको लेकर के कहीं कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कुछ जगहों पे कुछ लिखा रहता है, कुछ जगहों पे कुछ लिखा रहता है, तो भी एक समस्या आ जाती है कि आपने किसी पुस्तक में कुछ पढ़ लिया है और किसी दूसरे ने उस पुस्तक में कुछ और पढ़ा हुआ है, तो उसको भी लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे। कुछ जगह वैलिड पुस्तकों में भी मिसप्रिंट एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, मिसप्रिंट के बिहार पे भी कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो आप लोगों ने अपना, उम्मीद है कि जवाब दे दिया होगा। और आपके जवाब के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वरित को प्राचीन काल के टाइम में, ये सभी स्वर के ही लगभग मिला जुला स्वरूप ये सब है, ठीक है ना। उसको स्वरिक के नाम से भी कई जगहों पे देखा गया है कि स्वरिक के नाम से उनको इंडिकेट किया गया है स्वरित को, ठीक है ना। कई जगहों पे लिख दिया गया है, वो मिसप्रिंट है क्या है नहीं कहा जा सकता विधिवत रूप से। इस कंडीशन में आज के टाइम में मैं उसको बता पा रहा हूँ। और बाकी स्वरित तो अपने आप में खुद प्राचीन ही है। चलिए नीचे आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भरत ने शुद्ध स्वर कितने माने? ये तो बिल्कुल इजी है और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब दे देंगे। भरत ने शुद्ध स्वर कितने माने? साथ में मैं क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूं कि विकृत कितने माने, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ ले रहा हूं कि विकृत कितने माने। शुद्ध कितने माने, विकृत कितने माने? जवाब दे दीजिए। विकृत का ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3 4। शुद्ध कितने माने, विकृत कितने माने भरत ने? आप अपना जवाब कमेंट के माध्यम से लिख के दे दीजिए कि शुद्ध इतने माने हैं, विकृत इतने माने हैं, ठीक है। भरत ने शुद्ध स्वर कितने माने और विकृत स्वर कितने माने? जवाब दें आप लोग सभी लोग, आप लोगों को पूरा समय है। और उसी मध्य में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सीपी स्मार्ट क्लास पे रिकॉर्डेड क्लासेस की व्यवस्था है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके पास समय नहीं होता, समय का अभाव होता है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस को ले सकते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप अगर वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं आप टेस्ट सीरीज़ को ले लीजिए। हम हर तरह से आपके तैयारी में साथ रहने के लिए तैयार हैं। आपको अगर हमारा साथ चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने आपको बताया हुआ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए। अगर आप बात करने की भी फुर्सत आपके पास ना हो, कुछ समस्या हो, कॉल लगा रहे हो न लग रहा हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए कि आई वांट ज्वाइन योर इंस्टीट्यूशन, या फिर एनीथिंग, जो भी आपकी बात हो, तो हम कॉल बैक आपको करेंगे, या फिर आपका जो भी फीडबैक रहेगा उसको लेकर के हमारी जो अगली कार्यवाही होगी उसको हम निश्चित शीघ्र करेंगे ताकि हम आपसे जुड़ पाएँ, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो भैया भरत ने 7 शुद्ध स्वर माने थे और विकृत स्वर 2 माने थे, ठीक है। अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये 2 विकृत स्वर माने थे। बाकी आपके जो 7 स्वर हैं, षड्जी, ऋषभि, गंधारी, मध्यमा, पंचम, दैवती और निषादी, ये 7 शुद्ध रहे। तो जिनका जवाब 7 शुद्ध है उनका जवाब बिल्कुल सही है, और जिनका जवाब 2 विकृत है उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि जो सीपी स्मार्ट क्लास के बच्चे होंगे वो फटाफट जवाब दे रहे होंगे। बाकी जो
सेल्फ स्टडी किए होंगे, मुझे उम्मीद है उनकी भी तैयारी अच्छी होगी और वो भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे होंगे। अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो वो आपके लिए मैं तमाम ऑप्शन बीच बीच में बताते रह रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भैया एक बार बता दो आप लोग, ईरानी संगीत में स्वर को क्या कहा जाता है? हंगाम कहते हैं, मुकाम कहते हैं, स्वर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। हंगाम, मुकाम, स्वर या इनमें से कोई नहीं। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? हंगाम, मुकाम, स्वर या इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब आप दें हमको। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? हंगाम, मुकाम, स्वर या इनमें से कोई नहीं। कमेंट के माध्यम से अपना जवाब आप देते रहें। और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए डांस से भी रिलेटेड, कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर डांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया जाए, तो डांस का भी मैं लेकर के सेशन आपके बीच में आऊँगा। और प्रयास रहेगा कि जो एमपी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट मिल जाए, वो लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। बाकी अगर कुछ समस्याएं आए तो फिर हमारा उनका डिस्कशन होगा, जो बेस्ट होगा उनके लिए उनको वो चीज़ें दी जाएंगी। चलिए भैया, इसमें जिसका जिसका जवाब ए हंगाम है उनका जवाब सही है। ईरानी संगीत में स्वरों क्या कहा जाता है? हंगाम कहा जाता है। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। जब कोई स्वर शुद्धा अवस्था से नीचे होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई स्वर अपनी मूल अवस्था से नीचे आ जाए, डाउन हो जाए, तो उस कंडीशन में उस स्वर को क्या कहते हैं? तीव्र स्वर कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं, मंद स्वर कहते हैं, सप्तक स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? तीव्र स्वर कहेंगे, कोमल स्वर कहेंगे, मंद स्वर कहेंगे, सप्तक स्वर कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर स्वर अपने मूल स्थिति से नीचे आ जा रहा है, इस कंडीशन में वह कौन से स्वर की कैटेगरी में जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि मैक्सिमम लोगों का जवाब बिल्कुल सही आएगा। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि भाई मैं कितना सही हूँ, वाकई मैक्सिमम जवाब सही आ रहा है या फिर नहीं। जवाब दें आप लोग। जब कोई स्वर शुद्धा अवस्था से नीचे होता है उसे कहते हैं तीव्र स्वर कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं, मंद स्वर कहते हैं या फिर सप्तक स्वर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चलिए, मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपने जवाब दे रखे हैं और इसका जो सही जवाब होगा भैया वो होगा कोमल स्वर। ठीक है, जब स्वर अपने मूल अवस्था से नीचे आता है तो क्या हो जाता है? कोमल स्वर हो जाता है। आप लोगों ने पूरी सारणी पढ़ी होगी, जैसे कि सा, रे, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, ध, नी। अभी इस रे से पहले ये रे आ गया, तो जब अपने अवस्था से नीचे आ गया तो किस में आ गया? कोमल में आ गया। ठीक है, यही बात मैं पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ख्याल गायकी की शुरुआत किस संगीत शैली में हुई? या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से जवाब दे लो कि ख्याल गायकी की शुरुआत जो हुई वो किसके समतुल्य रही? ठीक है ना, वो किसके समतुल्य कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम रहेगा उसमें और वो जो रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन आप पढ़ते रहें। संगीत शैली से हुई, ये जो चार है, ध्रुपद, ठीक है, ठुमरी, तराना, भजन,
इन चारों में से जो ख्याल की शैली है वो किसके सबसे ज्यादा निकट है, किसके समतुल्य मानी जाएगी। एमसीक्यू क्वेश्चन के जब आप जवाब दीजिए तो वहाँ पे आप एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन जिस ऑप्शन के सबसे ज़्यादा निकटतम है उनको प्रायोरिटी मिलती है कि ये सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, या फिर ये भी पूरी तरह सही नहीं है, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा नज़दीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोज है? जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो क्या है, प्रीफर किया जाएगा कि हाँ भाई यही सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ख्याल गायकी की शुरुआत किस संगीत शैली के समतुल्य है, आप ये कह सकते हैं। चलिए, आप में से जिसका जिसका जवाब तराना है उसका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि ख्याल गायन शैली और तराना इन दोनों शैलियों को बनाने का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है भैया। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा दरबारी गायक अमीर खुसरो को इसको बनाने का श्रेय जाता है। पैटर्न लगभग सेम है, अंतर क्या है, बस एक जगह फारसी के बोलों का प्रयोग किया जाता है और दूसरी जगह होता है क्या है, पद होते हैं, शेर होते हैं, एक गीत होता है, उसको गाया जाता है रागों के ऊपर बेस्ड करके। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। तो आप में से जिसका इसका जवाब सी ऑप्शन तराना रहा उसका जवाब सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत में कैलाश किसका प्रतीक है? अभी मैं जो बात कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि उसका एग्जैक्ट आंसर कुछ हो पाना बड़ा कठिन है, तो उसमें आकलन करना पड़ता है कि सबसे नज़दीक कौन सी चीज़ जा रही है। तो जो चीज़ सबसे नज़दीक जा रही है उसको हम सही मान लेंगे। ठीक है, और ठीक अभी मैं आपसे वो बात कर रहा था तब तक ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि शास्त्रीय संगीत में कैलाश किसका प्रतीक है। ठीक है, राग के, ताल के, स्वर के, वाद्य यंत्र के, कैलाश किसके सबसे ज्यादा नजदीक है? जवाब दीजिए आप लोग फटाफट कमेंट के माध्यम से अपने अपने कि शास्त्रीय संगीत में कैलाश किसका प्रतीक है, राग के, ताल के, स्वर के या फिर वाद्य यंत्र के। ठीक है भैया, रिप्लाई करें आप लोग। चलिए, आप लोगों ने रिप्लाई किया तो बहुत अच्छा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, कैलाश का जो संबंध है वो भगवान शिव से है। कैलाश का संबंध किससे मेरे भैया? भगवान शिव से है। इसका संबंध भगवान शिव से इसका संबंध है। भगवान शिव का संबंध डमरू से है और एक घड़ा विद्वानों का ये मानता है कि स्वरों की उत्पत्ति भगवान के डमरू से हुई, भगवान के डमरू से। तो भगवान के डमरू से उत्पत्ति हुई, भगवान कैलाश पे रह रहे हैं और भगवान के हाथ में डमरू है, बजाने वाले स्वयं भगवान शिव हैं। तो इस कंडीशन में राग, ताल, स्वर और वाद्य यंत्र में स्वर सबसे नजदीक का ऑप्शन है। ये तो एक कथानक रहा। दूसरी चीज, राग कभी भी प्राइमरी नहीं है, बिना स्वर के राग की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी चीज, वाद्य यंत्र कभी भी स्वर के बाद ही बनाए गए, जब पहले स्वर आए उसके बाद तो वाद्य यंत्र की रचना हुई। तीसरी चीज, ताल से पूर्व स्वर जो है वह अस्तित्व में माने गए। स्वर का अस्तित्व जो है वह ताल से पूर्व माना गया। इस कंडीशन में इन तीनों में जो सबसे नजदीक का उत्तर है वह है स्वर। तो यहाँ पे आप स्वर को करेंगे। ठीक है ना, आप यहाँ पे स्वर को प्रीफर करेंगे, उसको प्रथम वरीयता देंगे आप। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कल्पनाशीलता की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कहानियाँ आपने पढ़ी हुई हैं
ऑथेंटिक कहानियाँ, उन कहानियों के बेस पे आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा, अथवा जो ऑप्शन आ रहे हैं उस ऑप्शन के बिहाफ पे आपको मिलाना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतरीन या सबसे नज़दीक का ऑप्शन लग रहा है। ठीक है भैया, चलिए जिसका जवाब सी स्वर था उनका जवाब सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3 स्वरों से युक्त गायन प्राचीन काल में कहलाता था। अच्छा क्वेश्चन है। 3 स्वरों से युक्त गायन प्राचीन काल में कहलाता था। 3 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था भैया? प्राचीन काल में। वो प्राचीन काल लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे देता है प्राचीन काल करके, लेकिन उसका संबंध वैदिक काल से है। ठीक है ना, वैदिक काल में ज़्यादा व्यवस्थाएं चलती थी। प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है उसमें भरत आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब भरत के टाइम पीरियड में जाति गायन आ गया था। ये सब सारी व्यवस्थाएं जो थी ये उनसे पुरानी वाली हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए कि 3 स्वरों से युक्त जो गायन है उसको किस नाम से जानते हैं या जाना गया, इसको अपने जहन में रख करके उत्तर अपने कमेंट के माध्यम से आप हमको दें। जवाब दें आप फटाक से। चलिए ठीक है, 3 स्वरों से युक्त जो गायन प्राचीन काल में रहा वह साम गायन होता रहा। ठीक है, और उसको सामिक कहते थे। ठीक है, तो जिसका इसका जवाब सामिक है उसका जवाब सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा? मतलब भरत के टाइम में जो मध्यम स्वर था वो मध्यकाल में किस नाम से जाना गया? इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसमें एक ऑप्शन छूट गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? षडज और पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? ऑप्शन 1 है 3 संबंधी 4, ऑप्शन बी है 2 संबंधी 3, ऑप्शन सी है 3 संबंधी 2, ऑप्शन 4 है 4 संबंधी 3। चलिए जवाब दीजिए फटाक से आप लोग। षडज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? चलिए आइए हम लोग प्रयास करते हैं गुणोत्तर निकाला कैसे जाता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, गुणोत्तर में 2 चीज पूछ रहा है, एक पूछ रहा है षडज और एक पूछ रहा है पंचम। दोनों की आंदोलन संख्या लिख लेते हैं। षडज 240 हो गया, पंचम 360 हो गया। अब इस स्थिति में जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या का भाग दे देंगे। 360 बटा में 240, काट 2 6 के 36, 6 चौका 24, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 3 संबंधे 2 का रेशियो बन रहा है। कहीं 3 संबंधे 2 लिखा है? 3 संबंधे 2। ठीक है ना, जिसका जवाब ऑप्शन सी 3 संबंधे 2 है उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, षडज पंचम के बीच का जो गुणोत्तर है वो क्या है? 3 संबंधे 2 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया है? प्रश्न आपके सम्मुख है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख किया गया है?
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने ग्रामों का उल्लेख हुआ है? 2, 3, 4, 5। उम्मीद है आप सबने जवाब दे दिया होगा कमेंट के माध्यम से। और आप में से जिसका जिसका जवाब है 3, ऑप्शन बी, जिसका इसका जवाब 3 है उनका जवाब बिल्कुल सही है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि स्वयंभू स्वर वगैरह की चर्चा वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत कम होती है, थोड़ा सा आकलन बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर, स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है भैया? ऑप्शन आपके सामने है, स्टाफ, हार्मोनिक्स, मेलोडी या फिर हारमोनी। आप लोग अपना जवाब दें फटाक से। उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। और चलिए थोड़ा सा आकलन लगाते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम लोग उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। देखो, जवाब देने के लिए तमाम टेक्निक का यूज़ किया जाता है एमसीक्यूज़ में। जैसे स्टाफ एक नोटेशन है, इसका स्वयंभू स्वर से कोई लेना लगना नहीं। हार्मोनिक्स और हारमोनी, इनका मतलब है कि 2 से अधिक स्वरों का संवाद। और स्वयंभू स्वर का मतलब होता है शुद्ध स्वर। हिंदुस्तानी संगीत में वो जो स्वर शुद्ध है, शुद्ध स्थिति में है, वो क्या है? नेचुरल माने जाते हैं, स्वयंभू माने जाते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के ये जो मेलोडी बच रहा है यही इसका ऑप्शन है। और वेस्टर्न म्यूजिक में भारतीय संगीत को मेलोडी संगीत भी कहा गया है। वेस्टर्न म्यूजिक को हार्मोनिक म्यूजिक कहा जाता है और इंडियन म्यूजिक को मेलोडी बोलते हैं। तो ये जो मेलोडी म्यूजिक है ये सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि मेलोडी म्यूजिक जो है वह हमारे यहाँ की म्यूजिक जो है सरगम पे बेस्ड है, स्वर पे बेस्ड है। और जो पाश्चात्य म्यूजिक है वो स्वर की ज़्यादा, वाद्य पे ज़्यादा प्रीफर करती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मेलोडी। आप में से जिसका इसका जवाब मेलोडी, उनका जवाब ज़्यादा सही है, ठीक है भैया। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 12 स्वर वाली मूर्छना किस विद्वान ने स्थापित की थी? अब ये सब क्वेश्चन याद करने वाले हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि 12 मूर्छना का सिद्धांत किसने दिया। चलो एक क्लू तुमको दे दिया, मैं आप लोगों को क्लू दे दिया कि 12 मूर्छना का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था उसको। जवाब आप लोग दे दें। चलिए, मतंग ने दिया, भरत ने दिया, दामोदर ने दिया, जयदेव ने दिया। उम्मीद है आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया होगा। और आप में से जिसका जिसका जवाब ए मतंग है उनका जवाब सही है। 12 स्वर मूर्छना का सिद्धांत किसने दिया था? मतंग जी ने दिया था, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने स्वर संवाद प्रमुख माने, मतलब कि विद्वान जो थे वो मूर्छनाओं के कितने स्वर संवाद माने, कितने स्वरों के संवाद के साथ मूर्छनाओं का निर्माण की बात मानी या फिर उससे रिलेटेड अपनी बातें कहीं। तो ऑप्शन आपके पास है 5, 2, 3 और 6। 5, 2, 3 और 6। ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने स्वर संवाद प्रमुख माने? रिप्लाई करें आप लोग फटाफट। चलिए, उम्मीद है कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने अपने जवाब दे दिए होंगे। चलिए इस पे हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाएं। तो भैया देखो, ग्रंथकारों ने माना 4 से 5 था, जिसमें से 5 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। 4 से 5 स्वर संवाद की बात उन्होंने कही हुई थी, जिसमें से 5 यहाँ अवेलेबल है। अगर 5 ना होकर के 4 भी होता तो भी आप उसको सही मान लेते, ठीक है। तो अगर आप जहाँ एग्जाम देंगे, अगर बाय द वे अगर ऐसा ऑप्शन आ जा रहा है तो हाँ 4 से 5, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका जवाब 5 है, उनका जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका
प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर अबान मिस्त्री, प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, प्रोफेसर पंकज माला शर्मा। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक के लेखक कौन है? नाम आपके सामने है, प्रेमलता या फिर अबान या फिर स्वतंत्र या फिर पंकज माला। सौंदर्य रस एवं संगीत, सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड जिसका संगीत के साथ समागम बताया गया इस पुस्तक में, ठीक है, उसी से रिलेटेड पुस्तक है ये। चलिए, आप में से जिसका जवाब है सी, स्वतंत्र शर्मा, उनका जवाब बिल्कुल सही है। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की रचना का श्रेय स्वतंत्र शर्मा जी को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। जैसे कि सीनियर से जूनियर की ओर आगे बढ़िए, कि सबसे पहले कौन विद्वान थे, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए, तो एक सीक्वेंस बनाना है आपको। ठीक है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको नाम करना है कि सारंगदेव भरत जयदेव मतंग भरत मतंग जयदेव सारंगदेव मतंग जयदेव सारंगदेव भरत जयदेव भरत मतंग सारंगदेव। कौन सा क्रम इसमें सही है? सीनियर से जूनियर की ओर, सीनियरिटी से जूनियरिटी की ओर का क्रम कौन सा है, उसी क्रम को इसमें देखना है, हमको जानना है। तो आप लोग इसका जवाब हमको दें। ध्यान से थोड़ा नाम पढ़िएगा, नाम पढ़ने के बाद आप लोग अपना रिप्लाई करिएगा। सारंगदेव भरत जयदेव मतंग भरत आए मतंग आए जयदेव आए सारंगदेव आए मतंग जयदेव सारंगदेव भरत जयदेव भरत मतंग या सारंगदेव, इनमें से कौन सा क्रम जो है वो ज़्यादा एग्जैक्ट है, मतलब कि सीनियर से जूनियर की ओर है। चलिए, सबसे पहले भैया आए थे भरत, भरत के बाद आए मतंग, मतंग के बाद जयदेव का नंबर आया और जयदेव के बाद सारंग का नंबर आया। ठीक है, ये दूसरी से चौथी शताब्दी, ये लगभग छठी शताब्दी, ये 10वीं से 12वीं शताब्दी और ये 13वीं शताब्दी। ठीक है, 2 से 4 लगभग छठी, 10 से 12वीं के बीच में, ये 13वीं में। तो इसमें देखो है भरत मतंग जयदेव सारंगदेव। ठीक है, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन जिसका है उसका जवाब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समय देने की आवश्यकता नहीं है। पंचम वेद किसे कहते हैं? जवाब दीजिए फटाक से, और सभी लोग जवाब देना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर समझ लो कि तब बिल्कुल तैयारी कर ही नहीं रहे हो, तब स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है। पंचम वेद किसे कहते हैं? पंचम वेद क्या है? पंचम वेद कौन सा है? पंचम वेद का क्या, पंचम वेद किसको कहा जाता है? चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। पंचम वेद कहते हैं मेरे भैया नाट्य शास्त्र को। ऑप्शन बी, नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? पंचम वेद कहते हैं। तो इसका जवाब नाट्य शास्त्र, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचे करने को क्या कहते हैं? ये वेस्टर्न म्यूजिक का क्वेश्चन है कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन अगर नीचे कर देंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा? वो शार्प बनेगा, नेचुरल होगा, फ्लैट होगा, डबल फ्लैट होगा, क्या होगा वो? क्वेश्चन पढ़ लें आप ध्यान से। स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचे करने को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दें आप लोग। चलिए भैया, इसमें जिसका जवाब है सी फ्लैट,
उनका जवाब सही है, क्योंकि फ्लैट का मतलब होता है कोमल स्वर। कोमल स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो जब एक सेमीटोन नीचे हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थापित है? आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? आपको मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इसको करना चाहता हूं, इसलिए आप लोग इस ऑप्शन में से मत मिलाइएगा, आपको मैं दूसरे ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए ले लीजिए 8, बी ले लीजिए 12, सी ले लीजिए 14 और डी ले लीजिए 16। इस ऑप्शन को छोड़िए, इस ऑप्शन को हटाइए, आप इस ऑप्शन में से बताइए, आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? कहने का मतलब कि श्रुतियों पर स्वर स्थापना के लिए जो आधुनिक व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपका जो पंचम स्वर है, प स्वर, वो प स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित हुआ? 8 पे हुआ, 12 पे हुआ, 14 पे हुआ या 16 पे हुआ? आप बता दें एक बार। इसको कट कर यहाँ पे 13 लिखिए, इसको 13 करिए, फटाक से करिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करके थोड़ा देखते हैं कि क्या होगा सही जवाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हम 16 श्रुति ले रहे हैं। कह रहा है षड्ज के 4, ऋषभ के 3, गांधार के 2, गांधार के बाद 10 यहाँ कर लीजिए, मध्यम के 4, यहाँ 17 कर लीजिए, पंचम के 4, ऐसे कर लिया। कह रहा है पहली श्रुति पर स्थापना होगी अर्थात आपका सही जवाब जो है वो सही जवाब आपका होगा सी 14। तो आपका जिसका जवाब 14 है उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद किसने किया हुआ है? संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद किसने किया हुआ है? जगन्नाथ जी ने, ललित सेन ने, दीनानाथ ने या कोई नहीं? संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद किसने किया है? जगन्नाथ, ललित सेन, दीनानाथ या कोई नहीं? आप लोग अपना जवाब दें। जगन्नाथ, ललित सेन, दीनानाथ या कोई नहीं? रिप्लाई करें आप कमेंट के माध्यम से। चलिए उम्मीद है अब तक आप लोगों ने ऑप्शन के माध्यम से अपना जवाब दे दिया होगा। जिसका जवाब है ऑप्शन सी दीनानाथ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। संगीत पारिजात ग्रंथ का फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ ने किया हुआ था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, किस लयकारी के अंतर्गत ताल का आवर्तन 8 मात्रा छोड़कर आएगा? किस लयकारी के अंतर्गत ताल का आवर्तन 8 मात्रा छोड़ के आएगा? 8 मात्रा छोड़ के ताल का आवर्तन किस लयकारी के अंतर्गत आएगा?
रिप्लाई करें। आड़, कुआड़, बियाड़ या कोई नहीं। किस लयकारी के अंतर्गत ताल का आवर्तन 8 मात्रा छोड़कर आएगा? कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको फंसाने के लिए आते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा, खूब सोचोगे और फिर एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए तो इसमें किसी ताल का नाम लिखा ही नहीं है, तो मैं किस ताल की बात कर रहा हूँ, कहाँ आवर्तन की बात कर रहा हूँ, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो पहला चीज़ तो ये कि क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमको परेशान करने के लिए ही बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये कि आड़, कुआड़, बियाड़ जो लयकारियाँ हैं वो 1.5 गुण, 1.25 गुण, 1.25 2 गुण की हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप में से जो ऑप्शन डी को चूज़ किया हुआ है उसका जवाब बिल्कुल सही है। और ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू पेपर जो आपके हो रहे हैं उसमें ए, बी, सी में से ही सही उत्तर हो। कभी कभी जो डी ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सही होता है, जिसमें होता है कि कुछ नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा वैलिड होता है। अगली चीज़, इस क्वेश्चन को देने का तात्पर्य ये था कि क्वेश्चन सिर्फ ये जानने के लिए नहीं पूछे जाते कि बच्चा उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानता है। क्वेश्चन ये जानने के लिए भी पूछे जाते हैं कि उसका विवेक कितना है। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के वो बिल्कुल अपसेट हो जा रहा है या फिर तुरंत समझ जा रहा है कि नहीं, ये एक माइंड गेम है जो कि बोर्ड हमारे साथ खेल रहा है और ये क्वेश्चन देकर के हमको फंसा रहा है ताकि बाकी क्वेश्चन पे मैं अपना समय न दे पाऊँ। तो इन क्वेश्चन को देख के आपको समझना भी है कि ये क्वेश्चन है क्या हमारे समय को बर्बाद करने के लिए दिया गया है या फिर वाकई इस क्वेश्चन पे हमको समय देना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहा, मुझे विश्वास है कि सेशन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा और जल्द ही और भी कुछ सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से। तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चूँकि ये एमसीक्यूज़ एक ऑप्शनल क्वेश्चन क्विज की तरह आप लोगों के बीच में हम आए हुए थे। हमारे सीपी स्मार्ट क्लास से अगर आप जुड़ते हैं तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आपको पूरी तरह से दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयोगी होंगे, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। और सीपी स्मार्ट क्लास अपने सभी फैकल्टीज़ के लिए, चाहे वो जो भी फैकल्टी हो, मैनेजमेंट फैकल्टीज़ के नाम आपको बताया, हिंदी, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर, गायन, नृत्य और एक्सेट्रा जो भी समय समय पर ऐड होते रहते हैं कोर्सेज हमारे यहाँ। तो आप चाहे जिस विषय के विद्यार्थी हैं, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की तलाश में हैं तो सीपी स्मार्ट क्लास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और उसके लिए आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे ऑफिस पे कॉल अवश्य करें। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 8299269606, 6392030782। ये नंबर आपके स्क्रीन पे है, चैनल पे भी शो करेगा। तो आप इस चैनल पे आएँ और आने के बाद अपनी जो भी क्वेरीज है उसको जानें, समझें और हमसे जुड़ें। तब तक के लिए मैं कौशल द्विवेदी, आप लोग जुड़ें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।